नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं इग्नो अध्ययन के अंदर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम से अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें सफलता मिले। और इस कामना के साथ मैं आज का जो अपना काउंसलिंग सेशन है उसे शुरू करता हूँ। दोस्तों, जो गत दिनों से हम BPAC 133 जो कोर्स कोड है पब्लिक एडमिन का, उसके हम सेशन लगा रहे हैं। तो ये जो कोर्स कोड है वह मुख्यतः जो हमारे विद्यार्थी BAG के द्वितीय वर्ष में है उन विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले हमने कई लाइव सेशन आयोजित किए अपने YouTube चैनल पर, जैसा कि विद्यार्थियों की मांग थी। तो हमने उन लाइव सेशंस में उनके जो समाधान थे, किसी भी यूनिट के समाधान थे, वो हमने क्लियर किए, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जो उनके यूनिट्स में डिफरेंट थे वो किए। लेकिन देखिए, समय की स्पीड बहुत ज़्यादा है, भाग रहा है समय, तो उसके बावजूद भी काफ़ी सेशन हमने क्लियर कर दिए। लेकिन फिर भी हमारे पास जो सेशन बचे हैं उसमें हमारा दायित्व यह बनता है कि हम अन्य जो यूनिट्स हैं उनको भी आपके समक्ष रखें, एक लेक्चर के माध्यम में रखें। उसी इकाई में जैसा कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आरंभ किया हुआ था, संसदीय लोकतंत्र का, उसमें हमने विभिन्न चैप्टर किए। तो इकाई 5 है, 5 और उसका सब सेक्शन है B, ठीक है। उसके अधीन हम जो भारतीय संघ की कार्यपालिका है उसके संबंधी हम विस्तार से ही जो है चर्चा करेंगे आने वाले जो 1-2 सेशन है उसमें। तो सर्वप्रथम आप सबको यह पता है कि संसदीय शासन प्रणाली भारत में लागू है। तो संसदीय शासन प्रणाली के अपने लक्षण होते हैं, अपनी विशेषताएं होती हैं। उन लक्षणों के अनुरूप अगर हम देखें तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें 2 तरह की कार्यपालिका होती है। सर्वप्रथम तो एक को हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, दूसरे को हम रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जब संवैधानिक कार्यपालिका बोलते हैं, जब वास्तविक कार्यपालिका अगर हम हिंदी में बात करें। तो जो संवैधानिक कार्यपालिका है उसके अधीन भारत में जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं वो आते हैं, जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका है उसके अधीन भारत के प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद आती है। देखिए, ठीक है। और यह रहता है संसदीय शासन प्रणाली की प्रथाओं के अनुरूप कि जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका कार्य क्या है। जो संवैधानिक देश का मुखिया है, जो संवैधानिक कार्यपालिका है, नामात्र की कार्यपालिका, उसको उसके कार्यों में, शक्तियों के निष्पादन में उसकी सहायता करना, उसे परामर्श देना। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे भारत की संवैधानिक कार्यपालिका हैं और वे अपने कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। दूसरी बात यह है कि जिस दल के नेता को लोकसभा में, संसद के निम्न सदन में बहुमत मिलता है, वह दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और उसकी जो सलाह होती है उसके अनुसार ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद के निम्न सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहता है। तो ये कुछ संसदीय शासन प्रणाली की जो बेसिक नॉलेज थी मैंने आपको बताई। तो हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो संविधान का आर्टिकल 52 में यह व्यवस्था है राष्ट्रपति के पद के संबंधी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिन शक्तियों का प्रयोग है खुद प्रत्यक्ष रूप में जो अपने अधीनस्थ सबॉर्डिनेट जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, सर्वप्रथम हम इस बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव भारत में अप्रत्यक्ष रूप में होता है। देखिए, क्या कभी हमने भारत के नागरिक होने के नाते क्या कभी हमने प्रत्यक्ष रूप से कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग की है? देखिए, आप सोचिए, तो आपका उत्तर क्या है? नहीं, क्योंकि हम लोकसभा के सदस्यों को चुन सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में, या फिर हम राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, या फिर जो हमारे स्थानिक स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं, ग्राम पंचायत या नगर कौंसिल के प्रतिनिधि, हम उनको चुनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हम प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लेते, इसलिए हम उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा चुने गए, जनता द्वारा चुने गए, भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं।
तो वो प्रतिनिधि कौन होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह एक चुनाव मंडल द्वारा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। तो उसके अनुसार उस कॉलेज में कौन कौन होता है, उस मंडल में कौन कौन होता है। सर्वप्रथम आपने यहाँ एक वर्ड यूज़ करना है, निर्वाचित इलेक्टेड। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही हिस्सा लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं लेकिन वो भाग नहीं लेते। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। प्लस सभी राज्य विधानसभाओं के, ओनली विधानसभाओं के, परिषद के नहीं, राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें हम एमएलए बोलते हैं। तीसरा, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिकाएँ हैं, विधानसभाएँ हैं सॉरी, जैसे कि दिल्ली में, पुडुचेरी में, तो उनके भी जो एमएलए हैं, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो कहने का अर्थ है संसद के सदस्य इलेक्टेड और राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड सदस्य और यूटीज़ की जो अपनी विधानसभा हैं वहाँ के इलेक्टेड सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। और यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, ठीक है। ये उसकी चुनाव विधि है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है? सर्वप्रथम है भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, कम से कम 35 वर्ष हो। ये नहीं कभी लिखना कि उसकी आयु 35 वर्ष हो, ठीक है। कम से कम 35 वर्ष, अधिक कितनी भी हो सकती है। थर्ड जो उनकी योग्यता है, राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उनके लिए तीसरी जो योग्यता है वह है कि वह किसी राज्य या केंद्र सरकार के अधीन लाभदायक पदवी पर विराजमान ना हो। जो अंतिम योग्यता वह यह है कि वे वो सब योग्यताएं रखते हों जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो जरूरी हैं। तो ये योग्यताएं हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिस तिथि को वह अपना पद ग्रहण करता है उस तिथि से लेकर वो 5 साल का कार्यकाल रहता है। लेकिन राष्ट्रपति को उनके 5 साल का जो कार्यकाल है उससे पहले भी पद से हटाया जा सकता है। वो कैसे? अगर राष्ट्रपति खुद अपना हस्ताक्षर युक्त अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सौंपे। तो राष्ट्रपति किनको अपना त्याग पत्र देते हैं? उपराष्ट्रपति को, उनको एड्रेस करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद जो द्वितीय हमारा हायरार्की में पोजीशन आती है वो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति की आती है। तो आप सबको ये पता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? माननीय महामहिम हम बात करेंगे रामनाथ कोविंद जी हैं, वो भारत के राष्ट्रपति हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? माननीय वेंकैया नायडू भारत के जो हैं उपराष्ट्रपति हैं। तो और दूसरा है कि अगर संसद महादोष के मुकदमे द्वारा, जो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसके द्वारा भी संसद जो निश्चित क्रिया है प्रक्रिया का पालना करते हुए संसद के किसी भी सदन में महादोष का मुकदमा रखा जा सकता है। एक सदन द्वारा उस पर मतलब कार्रवाई होने के पश्चात दूसरे सदन के पास उसे भेजा जाता है, उसके उन दोषों की जांच करते हुए निश्चित प्रक्रिया द्वारा अगर वह महादोष का मुकदमा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ सकता है अपने निश्चित कार्यकाल से पहले। और याद रखिए, अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महादोष का मुकदमा नहीं चलाया गया, तो इस चीज़ को याद रखें। तो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसके भी मैं थोड़ा जानकारी दे दूं। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो वो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे। और भारत की एकमात्र जो महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या था? आप सोचिए, सोचकर अंत तक मुझे कमेंट में बताइए, तो मुझे खुशी होगी कि आपने उनका नाम मुझे बताया, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे, जो बात करेंगे हम कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका वे कौन कौन से कार्य करते हैं। देखिए आर्टिकल 53 में जो सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। हम उनकी शक्तियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो साधारण शक्तियाँ और दूसरी संकटकालीन शक्तियाँ। साधारण शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं? सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो हैं वैधानिक शक्तियों की, लेजिस्लेटिव पावर्स की। तो दोस्तों मैंने पिछले अपने जो गत काउंसलिंग सेशन थे उनमें हमने चर्चा की थी कि जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति, वो संसद के अटूट अंग हैं। क्या किसी को वो बात याद है? अगर कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ मुझे उसका आर्टिकल और पूरी डिटेल कमेंट में अगर मेंशन करता तो हमें खुशी होगी। तो
मैं बता दूं कि आर्टिकल 79 में जो है यह व्यवस्था है कि संसद के 2 सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा इन 2 सदनों के अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है भारत के संसद के अटूट अंग है। तो विधानिक शक्ति में उनका महत्वपूर्ण रोल है। वो कैसे? देखिए, पहली बात तो संसद के अधिवेशन कौन बुलाता है, उन्हें स्थगित कौन कर सकता है? ठीक है, कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति। और दूसरी बात, जब भी नई संसद का गठन होता है, लोकसभा का गठन होता है, तो उसकी पहली बैठक को भारत के राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, और प्रत्येक वर्ष जब संसद का अधिवेशन होता है तो उसकी प्रथम बैठक को भी राष्ट्रपति जो है संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। और राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, यह भी उनके अधिकाराधीन है। फिर लोकसभा में वे 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जाति को नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उन्हें ये लगे कि एंग्लो इंडियन जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला लोकसभा में। फिर 12 सदस्य जो हैं राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। हमने बात की थी कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से जो है, या फिर समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं, उनको, ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा में। तो ऐसे व्यक्ति 12 व्यक्ति हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? इसके अलावा राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि अगर लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों की पदवियां खाली हैं, तो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। इसी प्रकार से राज्यसभा में अगर किसी भी कारण से जो उसके चेयरमैन हैं और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट खाली है, तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को वो नियुक्त कर सकता है राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए। तो ये राज्यसभा की विधानिक राष्ट्रपति की शक्ति है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट यह है कि जो राष्ट्रपति हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो है, अगर वह वित्त बिल नहीं है तो किसके लिए प्रवानगी के लिए जाता है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, हस्ताक्षर देने से मना कर सकते हैं, या फिर संसद को पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। यह राष्ट्रपति का अधिकार है। और जो वित्त विधेयक हैं, वो तो जो संचित निधि से फंड से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें से अगर उसमें से कुछ व्यय करना है, एक्सपेंडिचर करना है, तो या कोई वित्त विधेयक है, वह राष्ट्रपति की पूर्व प्रवानगी से ही, अनुमति से ही जो है लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। जैसा कि मैं अपने पूर्व के काउंसिलिंग सेशन में आपको बता चुका हूँ कि जो वित्त विधेयक हैं, फाइनेंशियल या मनी बिल हैं, वो सिर्फ लोकसभा में ही पहले पेश किए जा सकते हैं, और उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व प्रवानगी जरूरी है। तो ये सारा है। फिर हम बात कर सकते हैं उनकी संवैधानिक शक्तियों की, है ना। तो संवैधानिक संशोधन संबंधी जो शक्तियाँ हैं, उसमें मैं बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किसी भी संवैधानिक संशोधन को संबंधी उनके पास निषेध वीटो पावर नहीं है, निषेध अधिकार नहीं है। वे साधारण बिल की तरह अनुमति देने से एक बार इनकार नहीं कर सकते। फिर हम बात करेंगे जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ हैं। कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं वो नियुक्तियाँ संबंधी हैं। तो देश के जितने भी महत्वपूर्ण केंद्रीय पद हैं, वो सारी की सारी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। जैसे कि सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति, है ना, जिसे लोकसभा में संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता हो, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का बहुत ही अहम रोल हो जाता है। फिर प्रधानमंत्री की जो है सिफारिश पर, रिकमेंडेशंस पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। उनका स्तर निर्धारित किया जाता है। कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य स्तर के मंत्री होंगे, जो संसदीय सचिव स्तर के होंगे। फिर उनके विभाग, कौन कौन से विभागों की बांट की जाती है उनके द्वारा, और मंत्रिपरिषद से वो किसी भी विषय संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री के माध्यम से। तो फिर हम बात करेंगे कि जो पूरे देश का प्रशासन है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है। सारे जो संधियाँ, कानून जो लागू होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही लागू होते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं कि जितने भी संवैधानिक अन्य पद हैं, जैसे कि आर्टिकल 263 के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। आर्टिकल 280 के अधीन केंद्र और राज्यों के मध्य जो है
करों का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, डिवीज़न ऑफ टैक्सेस करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है वित्त कमीशन की स्थापना की जाती है। आर्टिकल 324 के अधीन इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति, उसके जो कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर हम बात कर सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुसूचित जाति जनजाति के कमीशन की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उसी प्रकार से यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्यों में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर्स हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के पास नियुक्तियों की बहुत बड़ी शक्ति है, पूरे प्रशासन पर उनका नियंत्रण है। जो अगर हम संवैधानिक रूप से देखें, जो संवैधानिक रूप से उन्हें शक्तियाँ दी गई हैं। तो फिर हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ। देखो, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ़ कर सकते हैं, किसी दंड को स्थगित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। तो कहने का अर्थ है कि न्याय क्षेत्र में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर सम्मान का स्रोत हैं वो, जितने भी देश में सर्वोच्च जो सिविल और हम बात करेंगे मिलिट्री अवार्ड्स, जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं, सैनिक और असैनिक अवार्ड जो हैं, चाहे वो सम्मान है वो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान अगर हम बात करें भारत रत्न, ठीक है, उसके अलावा जो पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, ये सारे असैनिक अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे खेल रत्न अवार्ड है, फिर हम अर्जुन अवार्ड की बात कर सकते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात कर सकते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर सकते हैं, परमवीर चक्र, अशोका चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे के सारे अवार्ड्स राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति क्या है, सम्मान का स्रोत हैं। अगर फिर हम बात करें वित्तीय शक्तियों की, देश का जो वार्षिक बजट होता है वो राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में पेश करवाया जाता है। संचित निधि फंड से अगर कोई भी व्यय किया जाना है वो राष्ट्रपति की पूर्व परवानगी से ही किया जा सकता है। तो वित्तीय क्षेत्र में भी उसके पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। तो फिर ये हमने सारी शक्तियाँ की। अब हम बात करेंगे उसकी डिप्लोमेटिक पावर्स की, है ना, राजनीतिक शक्तियों की। देखो जितने भी दूसरे देशों में हम लोग अपने दूत भेजते हैं, एम्बेसडर्स भेजते हैं, राजनयिक भेजते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा ही भेजे जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अन्य देशों में काम करते हैं। और जो अन्य देशों से एम्बेसडर्स आते हैं, राजदूत आते हैं, वे अपने क्रेडेंशियल राष्ट्रपति को ही पेश करते हैं, राष्ट्रपति के सामने उपस्थित होते हैं। और सारी जो संधियाँ समझौते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं सैनिक शक्तियों की। तो राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, भारत की तीनों सेनाएं हैं, कौन कौन सी सेनाएं हैं हमारी, अगर हम देखें तो पहली सेना है थल सेना, फिर जल सेना और वायु सेना। तो तीनों सेनाओं के माननीय राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ हैं और तीनों के जो प्रमुख हैं वो भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तीनों सेनाओं के, ठीक है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो एक तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल पैदा करने के लिए एक नई जो पदवी क्रिएट की गई थी भारत में। तो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जैसे कि अभी ये हमारे जनरल विपिन हैं, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कहने का अर्थ है कि बहुत विस्तृत शक्तियाँ राष्ट्रपति के साथ है पास हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास इन साधारण शक्तियों के अलावा अगर हम बात करें कुछ संकटकालीन शक्तियाँ भी हैं। जो ये शक्तियाँ क्या हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद में ये शक्तियाँ दी गई हैं। आर्टिकल 352, 356 और 360, इनको आप याद रखिएगा, मेंशन कीजिएगा। आर्टिकल 352 के अधीन जो शक्तियाँ हैं उसे हम राष्ट्रीय संकटकालीन की शक्तियाँ बोलते हैं। राष्ट्रपति है ना, किस स्थिति में, बाहरी आक्रमण की स्थिति में, बाहरी आक्रमण होने की संभावना की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, या फिर आंतरिक जो हथियारबंद विद्रोह होने की संभावना जो उसकी स्थिति में राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा तभी हो सकती है यदि मंत्रिपरिषद इस संबंधी लिखित रूप में मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे
और यह घोषणा होने के पश्चात 1 महीने के भीतर संसद द्वारा उसे पारित किया जाना जरूरी है, तब ये 6 महीने के लिए लागू रहती है। अभी तक भारत में जो है 3 बार ये लग चुकी है राष्ट्रीय संकटकाल की घोषणा। पहले 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, फिर 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और फिर 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा उनके मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति जी को एक लिखित रूप में सलाह दी गई भारत में संकटकाल की घोषणा संबंधी। तो 3 बार ये लग चुकी है। इसी प्रकार से राज्यों में जो संकटकाल की घोषणा लग सकती है अगर राज्यपाल द्वारा या किसी अन्य स्रोत से राष्ट्रपति को ये सूचना मिले कि वहाँ का किसी राज्य का पर्टिकुलर राज्य का जो शासन प्रबंध है संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अनुसार नहीं चल रहा, तो उस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा संकटकाल की घोषणा लग सकती है। तो ये शक्ति है, वहाँ की विधानपालिका को भंग कर दिया जाता है और राज्य मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार से जब राष्ट्रीय संकटकाल की घोषणा लगती है तो संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और आर्टिकल 21 को छोड़कर जिसमें जीवन का अधिकार हमें दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बाकी अन्य अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है जब राष्ट्रीय संकटकाल की घोषणा लागू हो, तो बहुत इसके प्रभाव पड़ते हैं। फिर वित्तीय संकटकाल की घोषणा आर्टिकल 380 के अधीन अगर राष्ट्रपति को यह यकीन हो जाए कि भारत या भारत किसी भाग की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो देश में जो उस भाग में वित्तीय संकटकाल की घोषणा लग सकती है। इस घोषणा के अधीन जो राष्ट्रपति हैं वेतन कम किए जा सकते हैं, सभी अधिकारियों के भत्तों में कटौती की जा सकती है, तो इस तरह का उसका प्रभाव रहता। तो अभी तक जो आर्टिकल 380 के अधीन कभी भारत में वित्तीय संकटकाल की घोषणा नहीं लगी। विभिन्न राज्यों में आर्टिकल 356 के अधीन समय समय पर जो है जो घोषणाएँ लगती हैं, क्या होता है अपना संवैधानिक संकटकाल की घोषणाएं लगती रही हैं। मैं आपको बता दूं कि पंजाब पहला राज्य था जिसमें सर्वप्रथम 1951 में गोपी चंद भार्गव की जो गवर्नमेंट थी उन्हें सस्पेंड किया गया था और संकटकाल की घोषणा पंजाब में सर्वप्रथम लगी थी। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति हैं। तो दोस्तों आज हमने जो भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं उनकी जो संकटकालीन शक्ति हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, उनकी क्या योग्यताएं हैं, उन्हें कैसे पद से हटाया जा सकता है, क्या क्या शक्ति हैं, क्या क्या कार्य हैं, उनका विवेचन किया। लेकिन मैं आप सबको यहाँ बता दूँ कि क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिस प्रकार से इंग्लैंड में वहाँ की जो रानी या महारानी होती है, जो राजा या महारानी होती है, वो क्या संवैधानिक मुख्य है, मंत्रिपरिषद वास्तविक वो है कार्यपालिका। तो भारत में भी स्थिति ऐसी है, चाहे भारत के संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया नहीं हैं। सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं। संसदीय शासन प्रणाली की प्रथाओं के अनुरूप भारत के राष्ट्रपति की जो इन सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिपरिषद करती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। वे मात्र एक बार मंत्रिपरिषद को उसकी सलाह को पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में यह सारी शक्तियाँ अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद की हैं, जो कि लोकसभा को जवाबदेह होती है और लोकसभा के माध्यम से भारत की जनता को जवाबदेह होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण इस तरह की है व्यवस्था की गई है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम अगले सेशन में हम जो भारत की मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री हैं, उनका जो शक्ति हैं, उनकी शक्तियों का, उनके कार्यों का, उनकी निवृत्ति का वर्णन करेंगे, क्योंकि अपने काउंसलिंग सेशन लिमिट्स के अकॉर्डिंगली ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे सेशन, क्योंकि बीच में हमें विद्यार्थियों की मांग के अनुसार हमें कुछ सेशन लाइव लगाने पड़े, जिसमें उनके कुछ जो अन्य विषयों के समाधान थे वो भी हमने किए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 1-2 सेशंस में जो है तो काफ़ी और आप लोगों को जानकारी दी जा सके। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।